फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलधार। हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। अशनी पात से शापित उन्नत शत शत वीर, शत विशत हत अचल शरीर। गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, शस्य अपार। हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। तो जैसा कि ये कविता जिसका नाम है बादल राग, कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और इस कविता का शुरुआती अंश जब हमने समझा तो विषय की जानकारी हमें यह मिली कि बादल जो है वो निराला जी का बहुत ही प्रिय विषय है। और प्रिय विषय होने का मतलब ये नहीं कि बादलों के माध्यम से बादल गर्जन कर रहे हैं, बरस रहे हैं और यही सब प्रकृति का वर्णन ही सब मिले, नहीं। यहाँ पर निराला जी जो हैं अपनी लेखनी के जादू के माध्यम से अपने विचारों के जादू का प्रभाव भी दिखाते हुए नजर आते हैं। किस तरीके से बादल को एक क्रांतिकारी रूप में दिखाते हैं, जो छोटा वर्ग है, जो अपने अधिकारों का प्रयोग खुलकर नहीं कर पाता और बड़े वर्ग के लोगों के गलत व्यवहार के नीचे दबकर उनका जीवन जो है नष्ट और भ्रष्ट होता रहता है। तो यहाँ पर इसी विषय को लेकर आगे बढ़ते हुए कविता का अगला अंश समझते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि कवि क्रांतिकारी के रूप में जो बादल अपनी भूमिका निभा रहा है वो कैसे निभा रहा है। विषय था कि बादल जो है जिस तरीके से पहले गरजते हैं और उसके बाद बरस जाते हैं, और इस तरीके से धरती जो है उस वर्षा से तृप्त हो जाती है, और इस तरीके से उस वर्षा का पानी पाकर ज़मीन में दबे वो बीज भी अंकुरित हो जाते हैं जो कई लंबे समय से ज़मीन के अंदर ही छुपे पड़े हैं। उसी तरीके से आम जीवन में बड़ा वर्ग यानी जो पूंजीपति वर्ग है, जो गरीब वर्ग का शोषण करता रहता है, और इस तरीके से छोटा तबका जो है अपने जीवन में आगे बढ़ने में असमर्थ अपने आप को पाता है। तो देखते हैं इसी विषय को आप जोड़ते हुए कविता को यहाँ पर समझेंगे। फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार। किस तरीके से बादल जो है गरजते हैं और फिर मूसलाधार वर्षा होती है। फिर बार बार गर्जन, उमड़ घुमड़ कर आसमान में बादलों को हम देखते हैं किस तरीके से वो एक जगह ठहरे हुए नहीं दिखते, कैसे चलते हुए से दिखते हैं। फिर बार बार गर्जन, और उनकी बार बार गर्जना से वर्षण है मूसलाधार, और जो उनकी वर्षा मूसलाधार वर्षा है उससे लोगों का हृदय जो है वो थम जाता है। हृदय थाम लेता संसार का वो प्रत्येक व्यक्ति जो छोटे वर्ग के लोगों का शोषण करता है, वो हृदय थाम लेता है बादल की गर्जना से और उसकी मूसलाधार वर्षा से। वैसे ही जैसे ही कोई गरीब तबके के लिए आवाज उठाने के लिए आगे बढ़ता है, उसका नेतृत्व करता है, तो मात्र नेतृत्व करने से ही, उसकी गर्जना से ही, उनके अधिकारों के लिए बात करने मात्र से ही बहुत से लोगों की हिम्मत टूट जाती है, और ऐसा करने वालों का क्या, शोषण करने वालों का जो दम है या फिर जो आगे बढ़ने की जो उनकी प्रवृत्ति है वहीं से ही थोड़ी थोड़ी खत्म होनी शुरू हो जाती है। सुन सुन घोर वज्र हुंकार। जिस तरीके से बादल जो हैं वो घनघोर वज्र के समान, पत्थर के समान, पहाड़ के समान हुंकार भरते हैं और लोग डर जाते हैं, वैसे ही अपनी शिक्षा का प्रयोग करते हुए जब गरीब तबके के लिए आवाज उठाता हुआ और नेतृत्व करता हुआ एक व्यक्ति दिखता है, एक तबका दिखता है, तो उसकी इस वज्र हुंकार को सुनकर जो पूंजीपति वर्ग जो गरीबों का शोषण करता है वो भी डर जाता है। अशनीपात से शापित उन्नत शत शत वीर। अशनीपात यानी बिजली का गिरना। सबने देखा है आसमान में जब बादल गरजते हैं, बरसने के लिए तैयार होते हैं, उमड़ते घुमड़ते हैं, बिजली भी हमें चमकती हुई दिखाई देती है, और तो भी बहुत आवाजें होती हैं जिसको सुनकर बहुत से लोग डर जाते हैं। अशनीपात यानी बिजली का गिरना, से शापित यानी श्रापित, उन्नत मतलब आगे बढ़ते हुए, शत शत वीर यानी सैकड़ों वीर। वो सैकड़ों वीर जो अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। अशनीपात, शत विशत हत अचल शरीर,
शत विशत घायल होना, हत मृत्यु, अचल शरीर यानी कि पर्वत। तो अब यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि जो पर्वत के समान बड़े शरीर वाले, बड़े शरीर का अर्थ है कि ताकत वाले, जो अपनी ताकत के आधार पर अपने, जो आप आम जीवन में भी देख सकते हैं कि पैसा और कॉन्टेक्ट्स होने पर लोग किस तरीके से अपना झूठा जो है दबदबा और वर्चस्व दिखाते फिरते हैं कि मैं इस पोजीशन पे हूँ और बहुत कुछ कर सकता हूँ। यही विषय जो है, जो आम जीवन में होता है, हमें यहाँ पर कवि बादल के माध्यम से दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं इस विषय को। तो अचल शरीर वाले भी जो हैं, यानी कि जो पर्वत के समान शरीर वाले भी हैं, यानी ताकत वाले भी हैं, वो भी शत विशत हो जाते हैं, हत हो जाते हैं, यानी घायल हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त करते हैं। जो अश्निपात यानी बिजली के गिरने जैसा श्राप पा जाते हैं, जो उन वीरों को पछाड़ने की, जो वो शत वीर, सैकड़ों वीर जो आगे बढ़ना चाहते हैं, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, और वो भी जो गगन को यानी आसमान, गगन यानी आसमान, स्पर्शी मतलब छूना, आसमान छूने वाला जो सपना देखते हैं और उस स्पर्धा में शामिल होते हैं, और धीर यानी धैर्य रखने वाले होते हैं। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो बादल है वो हमेशा बड़े तबके को ही नुकसान पहुंचाता है। कैसे? पहाड़ ऊंचे हैं और प्रकृति के अनुसार जब बादल गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, भारी वर्षा हो रही है, बिजली कड़क रही है, तो सबसे पहले नुकसान कौन झेलेगा? जो ऊंचे हैं, जो बड़े हैं। कौन है? पहाड़ है। वैसे ही आम जीवन में अगर कोई नेतृत्व करने वाला और गलत को गलत साबित करने वाला, सही को सही साबित करने वाला सामने आ जाता है, आवाज उठाने के लिए, अधिकारों को सही प्रकार से प्रयोग करने के लिए सामने आ जाता है, कोई खड़ा हो जाता है अपने अधिकारों को प्रयोग करने के लिए, तो सबसे पहले जो बड़ा तबका है उसी को नुकसान होता है। तो कहते हैं कि यहाँ पर बता रहे हैं कवि कि उन पर बिजली के समान शापित, यानी एक तरीके से श्राप जैसे फलित हो जाता है और व्यक्ति के साथ बहुत कुछ बुरा हो जाता है, वैसे ही बिजली का गिरना होता है उन लोगों पर जो बड़े तबके के हैं, जो शत शत वीरों के समान उन्नत होने वाले हैं, या फिर अचल शरीर वाले हैं, या फिर गगन छूने वाले, स्पर्धा में शामिल होने वाले वो धीर हैं। हंसते हैं फिर छोटे पौधे लघु भार। फिर जब बड़े तबके को अगर नुकसान होता है तो फायदा किसे होता है? छोटे तबके को। कैसे? बादल गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, मूसलाधार वर्षा हो रही है। मूसलाधार वर्षा होती है तो आप देखते हैं बाढ़ आ जाती है, बड़े से बड़े पेड़ गिर जाते हैं, और लेकिन जो जमीन में दबा बीज है, बाढ़ आने से वो एक जगह से दूसरी जगह पे जमीन में पहुंच जाएगा, लेकिन वो पनपेगा भी। तो आपने देखा ही है कि बारिश होएगी, पानी, बाढ़ आएगी तो पेड़ तो गिर जाएंगे, लेकिन जो बीज अभी पनप नहीं पाए हैं, अंकुरित नहीं हो पाए हैं, क्या होगा? बाढ़ में वो बीज जो है एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, लेकिन जहाँ ठहरेगा वो वहाँ अंकुरित हो जाएगा। तो आम जीवन में भी यही है कि जब उनका शोषण करने वाले उन पर अपना दबाव बनाते हैं तो वो दबे रहते हैं, लेकिन जब उनके हक के लिए बातें करने वाले सामने आते हैं तो वही जो हैं उसी बीज की तरह अंकुरित होते हैं, यानी समाज में एक नया चेहरा लेकर आते हैं, और अपने जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो कहने का अर्थ है कि क्रांतिकारी के रूप में बादल जो है वो बड़े तबके को उससे नुकसान पहुंचता है, और छोटा तबका जो है खिलता है, खिलखिलाता है और अपने जीवन में आगे बढ़ने को तत्पर होता है। तो हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार। लघु भार मतलब छोटे भार वाले, तो यानी पौधे। शस्य अपार हिल हिल खिल खिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते। शस्य अपार, अब जब बादल बरसते हैं तो किस तरीके से खेत खलिहान हरे भरे हो जाते हैं? तो शस्य अपार, अपार यानी जिसकी कोई सीमा नहीं होती, हिल हिल खिल खिल, और फिर वो खेत खलिहान किस तरीके से हिलते खिलखिलाते हुए दिखते हैं, हाथ हिलाते हुए दिखते हैं, और तुझे बुलाते हैं। किसे बुलाते हैं? बादलों को, कि वो वर्षा करें, जिसके पानी को पाकर खेत खलिहान खिल उठते हैं,
हरियाली से भर जाते हैं, अनाजों से लद जाते हैं। और इस तरीके से बादल जो क्रांतिकारी है वो क्रांति के रूप में स्वयं को सामने लाता है। तो बीज जो है वो अंकुरित होकर किस तरीके से शस्य अपार कर देते हैं और हंसते खिलखिलाते दिखते हैं और बादलों से निवेदन करते हैं कि तुम आओ, वापस आओ और हम पर अपनी वर्षा का जो जल है वो बरसाओ। विप्लव रव, विप्लव रव यानी क्रांति के शोर से छोटे ही हैं शोभा पाते। छोटी ही हैं, छोटे यानी वही बीज जो कि अभी तक दबे थे, वर्षा का जल पाकर अंकुरित हो गए। तो शोभा पाना यानी कि वो उनके हक और अधिकार उनको मिल जाते हैं, वो अंकुरित हो उठते हैं, उनको एक जीवन मिल जाता है, नया जीवन मिल जाता है। इस तरीके से वो अपने जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ कोई आशा भी नहीं दिखती थी कि वो कभी अंकुरित हो पाएंगे इस तरीके से सूखे में। और इस तरीके से उन्हें वर्षा का जल मिलता है तो वो अंकुरित भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, अनाज भी लदते हैं उन पर और वो एक नया जीवन पा जाते हैं। तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं इसे। फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलधार, हृदय थाम लेता संसार। जब बादल इधर उधर फिर कर आसमान में गर्जना करते हैं और वर्षण यानी वर्षा करते हैं मूसलाधार, तो संसार हृदय थाम लेता है। सुन सुन घोर वज्र हुंकार, और बादलों की घोर वज्र हुंकार यानी वह वज्र के समान डरा देने वाली भयंकर हुंकार वाली आवाज को, उसकी गर्जना को सुनकर हृदय थाम लेता है पूरा संसार। और जब एक श्राप के समान फलित होने वाला जो बिजली गिर जाती है उन पर, जो कि बड़े तबके के लोग हैं, शत शत वीरों के समान और अचल यानी कि पर्वत के समान शरीर वाले यानी ताकत वाले, और स्पर्धा में शामिल होने वाले धैर्यवान और गगन को छूने वाले, वो शत विशत हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, हत हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और फिर उसके बाद हंसते हैं छोटे पौधे लघुबार, यानी लघु छोटे भार वाले जो पौधे हैं, फिर उनके खिलखिलाने का वक्त आता है और फिर शस्य अपार दिखता है, असीमित, जिसकी कोई सीमा ना हो। हिलते हुए खिलखिलाते हुए खेत खलियान हरे भरे से दिखते हैं, हाथ हिलाते हैं और तुझे बुलाते हैं। तुझे यहाँ पर यानी बादलों को, क्योंकि बादल ही जो हैं वो गर्जना करके और मूसलाधार वर्षण करके उन बीजों को पनपने का मौका देते हैं और उनको अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका देते हैं। विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। और इस तरीके से जब जब क्रांति होती है तो बड़ा तबका नुकसान झेलता है और छोटा तबका जो है उसे एक मौका मिलता है अपने जीवन में आगे बढ़ने का, तो शोभा पाते हैं यानी फायदा होता है उन्हें। इस अर्थ में यहाँ पर इस कविता में इस शब्द का यह अर्थ है।